हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित जनरेट एनोलॉजी करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना फेनामेना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसमें पूछा है समझ के लिए शिक्षण को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है और डी है, ये तीनों ही समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करते हैं, बट ऑप्शन नंबर सी जो है वो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर को याद करने के योग्य बनाना, ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियां जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवीन जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराना का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना समृद्ध होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन क्लास इंस्ट्रक्शन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको गिनती पहले से आती है तो आप उसको पहाड़ा अगर सिखाना चाहते हैं तो वो जो गिनती है वो उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, यानी कि आप अगर उसके प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को जोड़ के पढ़ाएंगे तो आप नई जानकारी को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सिखा सकते हो। यानी जो हमारी पुराना जो हमारा नॉलेज होता है वो हमारे नए ज्ञान में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम जो चीज़ें सीखते हैं उस पर हमारे वातावरण का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा हमें वातावरण मिलेगा उसी तरीके से हम चीज़ों को, उतना ही बेहतर तरीके से हम चीज़ों को सीख सकेंगे। अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता नियम। तो जब एक बच्चा अतीत में की गई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी कार्य को, यानी किसी प्रॉब्लम को 2 महीने पहले जो है सॉल्व करते हैं, सेम सिचुएशन आपको 2 महीने बाद फिर से वही देखने को मिलती है, तो क्या करेगी, जैसे आप उस सिचुएशन को सॉल्व किए रहेंगे वो चीज़ आपको इस सिचुएशन में भी हेल्प करेगी, यानी आपको इफेक्ट करेगी, प्रभाव डालेगी आपकी प्रक्रिया पे। तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने का प्रभाव का नियम। ये जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाए। शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो जो हमारा सीखना होता है वो तभी समृद्ध हो सकता है जब विद्यार्थी को हम उसकी वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और जिससे कि विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया
करके उन चीज़ों को सीखे और शिक्षक क्या है उसको सुगम बनाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है, अगर आप उसे न्यूजीलैंड अमेरिका के उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर वो कभी गया ही नहीं है, तो वो उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा। बट बच्चा जिस जगह से आया हुआ है, अगर आप वहाँ की चीज़ों का उसको एग्जाम्पल देते हैं तो वो उन चीज़ों को डेली देखता है, उसके बारे में डेली थिंकिंग करेगा, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में जानता है। तो आपको बच्चे की वास्तविक दुनिया यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वहाँ से चीज़ों को जोड़ के पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंधित है? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर जो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो सेल्फ रेगुलेशन होता है वह अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थ करती है। तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण रिकॉल द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षा की भूमिका पर बल देता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, यानी खुद से चीज़ों की खोज करें, सीखें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है और क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, कहानी तथ्य पद्धति का प्रयोग यानी कि स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है वो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है। यानी जैसे विद्यार्थी की जो क्षमता हो, यानी जिस तरीके से बच्चा सीखे उस शिक्षण पद्धति का आप प्रयोग करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो जो है इसमें पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। वैसे भी जहां एकमात्र लगा हो, ठीक है, जहां केवल हो, वो ऑप्शन अपने आप में गलत होता है क्योंकि ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। तो आपको अगर ऐसे ऑप्शनों में आंसर नहीं भी पता है तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रख के आंसर
सही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांत, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोस्की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जो कि कोहलर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया था, और कोहलर जो है गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत से अपना संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि वेटिंग पीरियड है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो जो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है वह है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होती है, निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। जो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होती है वह अग्रसक्रिय के रूप में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो एक जो बच्चा होता है वो बेसिकली कई तरीक़ों से सीखता है, प्रश्न पूछकर, वाद विवाद करके, इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ों को सीखता है, ठीक है, परिचर्चा के थ्रू चीज़ों को सीखता है, पुस्तकें पढ़कर सीखता है। तो कई तरीके से बच्चा सीख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्राय प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्भुत होता है, यूनिक होता है, हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी होती है सीखने की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थियों के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्रुटियां जो होती हैं, हमारी जो गलतियां होती हैं वो हमारे अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, यानी हमारी गलतियां जो है वो हमारे सीखने का एक हिस्सा है। क्योंकि हम कहते भी हैं कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, यानी कि जो गलतियां होती हैं वो हमें सिखाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। एक कॉलेज आने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखला लागत अधिगम का,
उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, उपयुक्त सभी। ये जो उदाहरण है वो है श्रृंखला लागत अधिगम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।